Hello everyone, let's continue what we were discussing in our previous class. So, from here the code of civil procedure start, the CPC, the provision of CPC starts. The name of the code is, the name of the act is the Code of Civil Procedure 1908, Act number 5 of 908, which came into enforcement on 21st March 1908. An act to consolidate and amend the laws relating to the procedure of court of civil judicature. तो सिविल मैटर जो है, सिविल से संबंधित जो केसेस हैं वो सिविल कोर्ट में आएंगे और वो सिविल कोर्ट कैसे ऑपरेट होगा, कैसे फंक्शन होगा, उसके क्या एडमिनिस्ट्रेशन उसका कैसे वर्क करेगा, जितने भी प्रोसीजरल थिंग्स हैं सिविल कोर्ट से रिलेटेड, वो सारे प्रोविज़न जो है हमें इस सेक्शन में, इस एक्ट में हमें स्पेशली देखने के लिए मिलेंगे। और वो जितने भी लॉज हैं जो सिविल कोर्ट से संबंधित है, चाहे कहीं पे भी हो, सबको भी यहाँ पे इकट्ठा मर्ज कर दिया गया है। Whereas it is expedient to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the Court of Civil Judicature, कह रहा है कि चूंकि जितने भी लॉज जो है सिविल से संबंधित, सिविल कोर्ट से संबंधित, वो सभी यहाँ पर लाकर इकट्ठा कर दिए गए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। इट इज हियर बाई इरेक्टेड एज फॉलोज। स्टार्ट होता है इसका प्रीलिमिनरी से, इन विच सेक्शन 1 से सॉ टाइटल कमेंसमेंट एंड एक्सटेंड, कि इसका नाम क्या होगा और कब से इन्फोर्समेंट में आएगा, कब से लागू होगा और ये कहाँ कहाँ तक भारत में लागू होगा। द एक्ट में बी साइटेड एज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, तो इसका जो नाम होगा वो होगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ये जो है इन्फोर्समेंट में आएगा 1 जनवरी 1909 को। सबसेक्शन 3 कहता है इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, ये पूरे भारत में जो है एप्लीकेबल होगा, एक्सेप्ट सिवाय जम्मू और कश्मीर के और द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द ट्राइबल एरियाज। तो नागालैंड जो स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पर सीपीसी जो है यूज में नहीं होगा, और नागालैंड के जो ट्राइबल एरियाज हैं, नहीं, नॉट नागालैंड के ट्राइबल एरियाज, ऐसे जो इसके अलावा जो ट्राइबल एरियाज जो होते हैं वहाँ पर भी सीपीसी जो है वो वर्क नहीं करेगा, वो फंक्शन नहीं करेगा। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो हट गया है, 2019 एक्ट जो आया था उसके बाद से। Provided that the state government concerned may, by notification in the official gazette, extend the provision of this code or any of them to the whole or part of the state of Nagaland। अब ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन इशू करने के बाद ऑफिशियल गैजेट में जो ये कोड है इसके रूल जो है एप्लीकेबल कर सकती है नागालैंड के स्टेट में, या फिर कोई दूसरा स्टेट है तो जहाँ पर ट्राइबल एरियाज है वहाँ पर भी सीपीसी इन्फोर्स हुआ जा सकता है। लेकिन करना क्या पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को एक ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इशू करना पड़ेगा, एज द केस में भी विद सच सप्लीमेंटल इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशन एज में बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। और वो अपने अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट जो है अल्टरेशन कर सकती है कि इतना पोर्शन जो है एप्लीकेबल होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी जो चेंजेस हैं वो अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकती हैं स्टेट गवर्नमेंट। Explanation: in this clause, tribal areas means territories which immediately before the 21st day of January 1971 were included in the tribal areas of Assam as referred to in para 20 of the 6th schedule of the constitution। तो constitution में 6th schedule है, उस 6th schedule में पैराग्राफ 20 में देखिएगा आसाम के कुछ ट्राइबल एरियाज के नाम मेंशन है, ठीक है। उन ट्राइबल एरियाज पे ये सीपीसी जो है एप्लीकेबल नहीं होगा, ये कहता है इसका एप्लीकेशन। सबसेक्शन 4 देखिए, इन रिलेशन टू द अमीन दिवी आइलैंड एंड द ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी एंड विशाखापट्टनम एजेंसीज इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश and the Union Territory of Lakshadweep, the application of this code shall without prejudice
to the application of any rule or regulation for the time being in force in such island, agency, or such union territory as the case may be relating to the application of this code. इसको रहने देते हैं इन रिलेशन टू द अमीन देवी आइलैंड। ये कह रहा है कि अमीन देवी आइलैंड के संबंध में या फिर ईस्ट गोदावरी के संबंध में या वेस्ट गोदावरी या विशाखापट्टनम एजेंसी के संबंध में जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी जो है लक्षद्वीप, द एप्लीकेशन ऑफ दिस कोड, ये जो कोड है इसका एनफोर्समेंट शैल बी विदाउट प्रेजुडाइस टू द एप्लीकेशन ऑफ एनी रूल और रेगुलेशन ऑफ द टाइम बीइंग इन फोर्स इन दैट आइलैंड। वहां पे जो रूल और रेगुलेशन है, ठीक है, वो अगर ये वहां पर एप्लीकेबल होता भी है तो उस पे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, मतलब वो प्रायोरिटी रहेगी, सेकेंडरी में ये आ सकता है ऐसे। सेकंड देखिए, सेकंड जो सेक्शन है वो बताता है डेफिनेशन की। इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रेपुग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, कि इसमें जो है इन वर्ड्स की ये मीनिंग होंगे जब तक कि इसका विपरीत प्रावधान कोई नहीं आ जाता या फिर ये कहीं गलत साबित नहीं हो जाता, तब तक ये जो वर्ड है इसके ये मीनिंग होंगे। सबसे पहला है कोड। कोड इंक्लूड्स रूल, मीन्स कोड क्या है? कोड वो है जिसमें जो नियमों का समूह होगा जिसमें, ठीक है, तो नियमों का समूह ही कोड है। सेकंड डिक्री। डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन। तो डिक्री क्या है? एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है of an adjudication which so far as regard the court expressing it, of an adjudication, wait, a formal expression of an adjudication. Adjudication means न्यायिक निर्णय, न्यायिक निर्णय, न्यायिक निर्णय, ओके। अगला देखिए, सो बेसिकली डिग्री देख रहे हैं ना, ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है न्यायिक निर्णय का, सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग, जो कि कोर्ट जो है एक्सप्रेस कर रही होती है, कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट। नो, ये कैसे होगा? होल्डर भी नहीं हो रहा। कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट, जो कि कोर्ट एक्सप्रेस कर रही है, conclusively determine the right of parties with regard to all or any of the matter in controversy in the suit, conclusively determine the right। तो और इसी के साथ साथ डिक्री वो होती है, एक तो फॉर्मल एक्सप्रेशन हो गई कोर्ट के द्वारा बताई गई, ठीक है, एक वो न्यायिक निर्णय हो गया जो कि किस चीज़ पे निर्भर करता है? राइट ऑफ द पार्टीज, जो पार्टी हैं उनकी जो राइट है उसके बेसिस पे कि किसका राइट बनता है किसका नहीं बनता है। विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी, उस मैटर के संबंध में जो कि कंट्रोवर्सी में है, इन द सूट, एंड मे बी आइदर प्रीलिमिनरी और फाइनल। और डिक्री जो है वो प्रीलिमिनरी भी हो सकती है या फाइनल भी हो सकती है। प्रीलिमिनरी मीन्स फाइनल से पहले जो आया, एक टेम्परेरी ऑर्डर काइंड ऑफ, तो वो भी हो सकता है, टेम्परेरी डिसीजन वो भी हो सकता है, या फिर सीधा फाइनल वाला भी हो सकता है। इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ ए प्लेन। अगर कोई प्लेंट रिजेक्ट हो गया है उसको भी डिक्री माना जाएगा। शैल मेंशन है ना, इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ अ प्लेन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। इसी के साथ साथ सेक्शन 144 में जो से संबंधित कोई क्वेश्चन है उसका अगर आंसर इसमें है तो वो भी डिक्री माना जाएगा। बट शैल नॉट इंक्लूड, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें ये बातें जो है नीचे दी गई ये इंक्लूड नहीं होंगी। कौन सी बातें दी गई हैं? एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर।
एनी एडजुडिकेशन किसी भी प्रकार का न्यायिक निर्णय फ्रॉम विच एन अपील लाइज जिसके ऊपर एक अपील दिया जाता है एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। ठीक है, तो फाइनल नहीं होगा, बेसिकली वो डिग्री डिग्री नहीं माना जाएगा जब तक उसके ऊपर एक अपील किया हुआ है, लोगों ने, व्यक्ति ने, पार्टी ने जो है उस पर अपील किया हुआ है। अपील नहीं किया होगा तब वो डिग्री डिग्री होगी, और इट कैन बी प्रीलिमिनरी और फाइनल। एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, या फिर कोई चूक करने के लिए जो डिसमिस किया जाता है, फॉर एग्जांपल कोई चूक हो गई तो उसके लिए जो डिसमिसल किया जाता है, वो जो ऑर्डर है वो भी डिग्री नहीं होगी। Next explanation: a decree is preliminary when further proceeding have to be taken before the suit can be completely disposed of। तो एक डिग्री प्रीलिमिनरी कब होगी? जब उसके आगे की भी प्रोसीडिंग बची होगी सूट से संबंधित, और जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती है तो उससे पहले की जो डिग्री है वो प्रीलिमिनरी डिग्री होगी। इट इज फाइनल व्हेन सच एडजुडिकेशन कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट, और ये फाइनल होगी जब वो सूट जो है कोर्ट में पहुंचा हुआ है, जो डिस्प्यूट जो है वो जब रिजॉल्व हो जाती है, एक न्यायिक निर्णय जो मिलता है कोर्ट के द्वारा, और वो जब रिजॉल्व हो जाती है, वो जो डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व हो जाता है, उसके बाद कोई निर्णय जो आता है, न्यायिक निर्णय आता है, वो जो ऑर्डर होगा वो फाइनल फाइनल डिग्री होगा। इट मे बी पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। इसी के अलावा ये पार्टली प्रीलिमिनरी भी हो सकता है एंड पार्टली फाइनल भी हो सकता है, कि आधा प्रीलिमिनरी हो गया, आधा फाइनल हो गया। सब सेक्शन 3 देखिए, डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर कौन कहलाता है? डिक्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज बीन पास्ड, जिसके फेवर में, कोई भी व्यक्ति जिसके फेवर में वो डिक्री पास की गई हो, जिसके पक्ष में वो डिक्री पास की गई हो, वो डिक्री होल्डर कहलाएगा। और एन ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड, और एन ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन, या फिर कोई ऑर्डर जो है, means any person in whose favor a decree has been passed or an order capable of execution has been made। इसी के अलावा कोई ऑर्डर जो है एग्जीक्यूशन के लिए, कि उसके हिसाब से कोई टास्क दिया गया हो करने के लिए, कोई वर्क दिया गया हो किसी व्यक्ति को, तो वो भी डिक्री होल्डर ही होगा। फोर्थ देखिए, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट मीन्स द लोकल लिमिट of the jurisdiction of a principal civil court of original jurisdiction, herein after called a district court। so डिस्ट्रिक्ट का क्या मतलब है? डिस्ट्रिक्ट मीन्स लोकल लिमिट, वो क्षेत्र प्रिंसिपल सिविल कोर्ट का जहां पे वो अपनी पावर एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, और इसको कहा जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड इंक्लूड द लोकल लिमिट ऑफ द ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट, and include the local limit of the ordinary original civil jurisdiction of a high court। फॉरेन कोर्ट कौन सा कोर्ट होगा? मीन्स अ कोर्ट सिचुएट आउटसाइड इंडिया। फॉरेन कोर्ट वो कोर्ट होंगे जो कि ऑब्वियसली जो इंडिया से बाहर के कोर्ट हैं वो फॉरेन कोर्ट होंगे। एंड नॉट एस्टेब्लिश और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी नहीं बनेगी। ठीक है, कोई पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्फोर्स नहीं होगी उस कोर्ट पे, क्योंकि वो कोर्ट जो है इंडिया से बाहर है, तो फॉरेन कोर्ट कहलाएगा। फॉरेन जजमेंट मीन्स जजमेंट ऑफ ए फॉरेन कोर्ट। अब फॉरेन कोर्ट जो जजमेंट देगा वो फॉरेन जजमेंट कहलाएगा। गवर्नमेंट प्लीडर इंक्लूड एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट प्लीडर कौन होगा? गवर्नमेंट प्लीडर वो होगा सेक्शन
सबसेक्शन 7 कहता है who will be government pleader. Government pleader will be that person who is appointed by state government to perform all or any of the function expressly imposed by this code on the government pleader, and also any pleader acting under the direction of the government pleader. गवर्नमेंट को जो सुनकर और इस कोड के नियमों को ध्यान में रखकर कोई व्यक्ति जो है वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, वो गवर्नमेंट प्लीडर कहलाएगा। या फिर वो प्लीडर जो है उसने किसी और को अथॉरिटी दी होगी, प्लीडर एक्टिंग अंडर डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट प्लीडर, जो उस गवर्नमेंट प्लीडर के डायरेक्शन में काम करेगा वो भी गवर्नमेंट प्लीडर कहलाएगा। पर वो जो जूनियर होते हैं गवर्नमेंट लीडर के, जो जूनियर होंगे वो रिप्रेजेंट करने जाएंगे, हर जगह नहीं जा पाता है ना, तो ऐसे में वो भी गवर्नमेंट लीडर ही कहलाएगा। हाई कोर्ट 7A, हाई कोर्ट इन रिलेशन टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मीन्स द हाई कोर्ट इन कलकत्ता। तो अंडमान एंड निकोबार वी नो यूनियन टेरिटरी है, तो इसके खुद का कोई हाई कोर्ट नहीं है, तो इसका जो डिस्प्यूट है, इसका जो मैटर है, वो कौन सा कोर्ट डील करेगा? कलकत्ता, हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता। 7B, India expect in section 1, 29, 43, 44, 44A, 78, 79, 82, 83 and 87A means the territory of India excluding the state of Jammu and Kashmir. So इंडिया का क्या मतलब हुआ? इंडिया का मतलब हुआ कि जो भी टेरिटरी है इंडिया की वो सब इंडिया है। बहुत बेसिक है ये। कि जो टेरिटरी है इंडिया की वही इंडिया है। इसके अपवाद हैं, कह रहा है कि इस सेक्शन को छोड़ के, एक्सेप्ट इन सेक्शन 1, 29, 43, 44, 44A, 78, 79, 82, 83, 87A। सब सेक्शन 8 देखिए, सेक्शन 3 का। जज मीन्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए सिविल कोर्ट। जज वो होगा जो उस सिविल कोड में कार्यरत ऑफिसर होगा, जो डिसीजन बनाएगा। दैट पर्सन विल बी जज। जो डिसीजन देगा, जो डिक्री देगा, चाहे प्रिलिमिनरी हो या फाइनल होगा, वो पर्सन जो है वो जज कहलाएगा। सेक्शन 9 देखिए, सब सेक्शन 9 देखिए। जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज। अब जजमेंट क्या होगा? जजमेंट क्या किसे जजमेंट कहेंगे? उस स्टेटमेंट को जो कि जज द्वारा दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट को जो जज द्वारा दिया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर। जो डिक्री दी गई है जज के द्वारा या फिर ऑर्डर दिया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए उसके बेसिस पे अगर कोई जज जो है फाइनल स्टेटमेंट देता है, उसको हम जजमेंट कहेंगे। ठीक है, इसको यहीं पॉज करते हैं, बाद में इसको कंटिन्यू करते हैं।